हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यानी हम कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से किया था? मैम एक तत्व से स्टार्ट किया था जो क्या है, कार्बन है, ठीक है। और जो अधातु है हमारी एक, हमने देखा कि कार्बन में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर हमने उसकी संयोजकता देखी और उसकी संयोजकता के आधार पर हमने बोला कि ना तो वो इलेक्ट्रॉनों को दान कर पा रहा है, ना ही वो ग्रहण कर पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो साझेदारी कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की अपने ही किसी अन्य परमाणु से या फिर किसी अन्य तत्व के अन्य परमाणु से, ठीक है। इस तरह से साझेदारी को हमने बंध कहा और वो बंध को हमने नाम दिया सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे आप कहते हैं। ओके, इसके बारे में फिर आपने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़े कि प्रकार कितने होते हैं सहसंयोजी आबंधों के, तो 3 प्रकार आपने यहाँ पर पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने यहाँ पर देखी, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, जहाँ पर आपने एक संरचना के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है और कैसे इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जा रहा है। ओके, ये सब पढ़ने के बाद आज के सेशन में हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर आपने वर्सेटाइल नेचर की बात की थी कार्बन की, कि सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, जहाँ पर उसमें एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और साथ ही उसकी चतुः संयोजकता होती है, यानी कि टेट्रावेलेंसी जिसे आप कहते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, आज कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, 4th चैप्टर जैसा हमारा यहाँ पर चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ स्टार्ट कहाँ से किया था आपने? कोवेलेंट बॉन्ड से शुरू किया था, सहसंयोजी आबंध जिसे कहते हैं, जहां पर आपने बोला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं या शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पहली शेल में, जिसको आप के वाली कोश कह रहे हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n² के फॉर्मूले से आपने निकाला था। सेकेंड जो आपकी शेल होगी, यानी दूसरा जो कोश होगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये भी आपने 2n² के फॉर्मूले से देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने वहां पर देखा था। इट रिक्वायर्स फोर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए जिससे वो इनर्ट गैस की तरह आपके अक्रिय गैस के समान विन्यास को प्राप्त कर सके, लेकिन वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनाता है। आयनिक बॉन्डिंग बनाने का मतलब क्या है? आयन्स डेवलप करना। तो आयन में नहीं बदलेगा। आयन में नहीं बदलने का अर्थ क्या है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, ना ही ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को दान करने से, डोनेट करने से या एक्सेप्ट करने से, ग्रहण करने से ही आपके चार्जेस डेवलप हो रहे थे, जिनको आप आयन कह रहे थे। जब आयन डेवलप हो रहे हैं और फिर वो आयनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बॉन्डिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव कैटायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने देखा था कि 4 इलेक्ट्रॉनों को वो गेन कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऋणावेश बढ़ जाएगा, पर न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही है। फिर आपने क्या बोला, वो 4 इलेक्ट्रॉनों को दान भी कर सकता है, लेकिन दान करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेगा, दस कार्बन overcome this problem by sharing of its valence electrons with other carbon atom और with atoms of other elements। ओके, तो कार्बन आपका क्या कर रहा है, वो साझेदारी कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की कार्बन के ही परमाणु के साथ या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ। ठीक है, इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को आप क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं, या ये साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध जो है वो सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं आपके। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये आपने देखा था। देन आपने टाइप्स देखे थे, तो 3 टाइप के होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी, यानी दोनों एटम आपका एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। पेयर बन गया, जोड़ी, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाएगा, जिसको आपने क्या था कहा था, एक लाइन या एक डैश जैसा लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी एकल सहसंयोजी आबंध जिसे आप कह रहे थे। ओके, देन सेकेंड है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब 2 पेयर्स की अगर साझेदारी हो रही है, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है वहां पर,
तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाएगा। और इसे जो दो पैरेलल लाइंस होंगी आपकी हॉरिजॉन्टल या टू डैश आप कह सकते हैं, उनसे दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा, जो थर्ड टाइप है इसका, त्रिसहसंयोजी आबंध जिसे आप कह रहे हैं। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, त्रि का मतलब तीन, ट्रिपल आपका थ्री के लिए यूज होता है, तो तीन बॉन्ड होंगे दो एटम्स के बीच में। ठीक है, यानी कि तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है दो परमाणुओं के मध्य में, तो वहां पर आपका ट्रिपल बॉन्डिंग फॉर्म होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में हमने यहाँ पर देखा था, जहां पर आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया जिसमें दो हाइड्रोजन H2 आप जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन के परमाणु है वहां पर। ठीक है ना, दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक हाइड्रोजन के परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे आपस में, तो दोनों को हीलियम के समान यानी इनर्ट गैस के समान विन्यास मिल रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो रहे हैं इस साझेदारी से। ओके, इसके अलावा CH4 मीथेन का आपने देखा, कार्बन जैसे आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो कार्बन का आपको चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए कार्बन के, यानी चार बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो वो चार और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, तो चार हाइड्रोजन चार बॉन्ड बनाएंगे एक कार्बन एटम के साथ। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर आपने देखा था कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु के मध्य में। ओके, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2O का मॉलिक्यूल आपने देखा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण आप लोगों ने पढ़े थे, जो मैंने आपको पूरा लिखवाया भी था यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द इनर्ट मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आपने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था कि आयनिक यौगिकों के आपके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है, और उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी का मतलब क्या है, हीट से, हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना, यानी जितनी ज्यादा ऊष्मा दोगे तापमान उतना ज्यादा रेज करेगा, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आपके हाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप कम तापमान दे रहे हैं तो उस पर भी आपका क्या हो रहा है, वो जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट रहा है, और उसके बाद आपका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है, तो इसलिए लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल रहे हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस क्योंकि वहां पर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमने पढ़ा था, जिसमें आपके तीन टाइप के एलोट्रॉपिक फॉर्म आए थे कार्बन के, कि कार्बन है तो एक तत्व, एक अधातु, लेकिन वो तीन अपर रूपों में अपने पाया जाता है। एक आपका ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड, और तीसरा फुलरिन जिसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट आपका क्या है, ग्रेफाइट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कार्बन एटम अगर आप देखेंगे तो वो तीन अन्य एटम से आपकी बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, और इस तरह का 3D स्ट्रक्चर वो बनाता है। डायमंड में आप देखते हैं तो एक कार्बन एटम अन्य चार कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। ओके, फुलरिन की बात करते हैं तो इसमें एक में 60 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा। और ग्रेफाइट के बारे में क्या क्या पढ़ा था, कि ये आपका वहां पर विद्युत का चालक हो रहा है, जबकि एक अधातु है। हीरा आपने क्या पढ़ा, डायमंड जिसे कह रहे हैं, कि ये आपकी कठोरतम पदार्थ में आता है। ठीक है, जिसका यूज किसके लिए, ड्रिलिंग के लिए आपने बोला, कटिंग ऑफ रॉक्स को काटने के लिए किया जा रहा है। ओके, तो ये सब आपने पढ़ लिया था। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति हमने देखी थी, जिसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक कैटिनेशन के, श्रृंखलन क्या है, कार्बन अपने ही कार्बन के अन्य परमाणु के साथ या फिर किसी और तत्व के परमाणु के साथ जुड़ता है और जुड़ करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण वो बड़ी संख्या में क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। टेट्रावेलेंट नेचर जो उसका है, चतुसंयोजी प्रकृति जो उसकी है, इसका मतलब क्या है, चार संयोजकताएं, चारों को उसको पूर्ण करना है, जिसके लिए वो अन्य तत्व के परमाणु के साथ या अपने ही किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने दो प्रॉपर्टीज देखी, जहां पर श्रृंखलन में या कैटिनेशन में आपने बोला कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे वो बड़ी संख्या में अणु बनाते हैं। सल्फर के साथ भी जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा था,
ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ रहा है, लगभग सारे तत्वों के साथ वो जुड़ रहा है। और जब वो सभी से जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ परमाणु जुड़ करके अणु बनाएंगे, यानी कि किसी यौगिक का निर्माण हो सकता है वहां पर। तो इस तरह की प्रकृति कार्बन की है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में उत्पाद बना रहा है कि उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच ही रख दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसमें सिर्फ कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़िए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने बाकी तत्व हैं उनके सबके मिलाकर के उतने उत्पाद नहीं बनते जितने कार्बन के अकेले बन जाते हैं। ओके, तो इस तरह से उसी प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा टेट्रावेलेंट नेचर, जैसे हमने कहा कि कार्बन की संयोजकता चूंकि 4 है, इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु, या तो कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ेगा कार्बन के ही, या फिर कार्बन उन चारों वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से जुड़ सकता है। कहीं पर वो सेम किसी एक एटम के साथ डबल बॉन्डिंग कर सकता है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, आबंध बनाने की क्षमता रखता है। जैसे कि वो ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, अन्य हेलोजन, किसी के साथ भी वो जुड़ करके क्या कर रहा है, अपना अलग एक अणु बना रहा है, या आप कह सकते हैं कहीं कहीं पर यौगिक भी बन रहे हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं अब आपके, हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, हाइड्रोजन के लिए यूज हो रहा है, कार्बन तो कार्बन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन और कार्बन ये यौगिक हैं एक प्रकार के, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए। क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु जब आपस में जुड़ करके यौगिक बनाएंगे उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओके, सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी इसमें आपको सिर्फ सी दिखेगा और एच दिखेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन एक्सेट्रा। इन सभी में देखो, सभी का आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। मीथेन का CH4 है, तो C और H, C कार्बन के लिए कार्बन का सिंबल है, H आपका हाइड्रोजन का सिंबल है, तो 2 ही है, एक कार्बन है और आपके 4 हाइड्रोजन है। इथेन की बात करते हैं, C2H6, 2 कार्बन के परमाणु, 6 हाइड्रोजन के परमाणु। इथीन C2H4, 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 कार्बन के परमाणु से जुड़े। इथाइन C2H2, 2 कार्बन के परमाणु और 2 ही हाइड्रोजन के परमाणु। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए जो यौगिक होंगे उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। ओके, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, उदाहरण क्या क्या बोले मैंने आपको, मीथेन जो कि आपका क्या है CH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H आदि। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके हाइड्रोकार्बन। इस वाले को देखते हैं, ये आपका कार्बन है। ये ये कार्बन आपका 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। देखो मीथेन का आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पहले भी देखी थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहां पर ये कार्बन क्या कर रहा था, ये इसके सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हो रही थी, कुछ इस प्रकार की बॉन्डिंग हो रही थी। ओके, तो ये भी आपका क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। एक और यहाँ पर मॉलिक्यूल बताया गया है, तो आपने क्या बोला, कार्बन अपने ही किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ सकता है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं,
जबकि कार्बन किसी अन्य तत्व के परमाणु से भी जुड़ने की क्षमता रखता है। तो किसी अन्य तत्व, इसमें ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। एक कार्बन एटम को देखो अगर आप ध्यान से, तो वो 3 हाइड्रोजन के एटम और एक कार्बन के ही एटम से जुड़ रहा है, तो 4 बॉन्डिंग हो रही है उसकी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, C2H6, जिसे आप क्या कहते हैं, ईथेन कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की तो हम बात कर रहे हैं, पर क्लासिफिकेशन देखते हैं आप कि अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल जब आपको मिलेंगे तो आप उनको किस कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो एलिफेटिक और ओपन चेन वाले आते हैं, खुली श्रृंखला वाले आते हैं पहले टाइप के, जिसमें आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। ठीक है, ओपन चेन, खुली श्रृंखला जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मॉलिक्यूल दिखेगा, कंपाउंड दिखेगा, वो खुली श्रृंखला में होंगे, जो इस प्रकार है। ठीक है, किसी भी प्रकार के बंद वलय आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप के होंगे। सैचुरेटेड में आपका पहला आता है जिसको आप एल्केन कहते हैं। यहाँ पर जैसे एल्केन में एन की साउंड आ रही है अंत में, इसी प्रकार से आपके सभी जो कंपाउंड होंगे उनमें आपको एन की साउंड आएगी और ए एन ई आपका लास्ट में लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है पहली चीज। दूसरा, इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, जहां पर n आपको क्या बता रहा है, n आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहा है, यानी कि उस जो यौगिक है उस यौगिक में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, पहला आपने क्या बोला, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र जो होगा वो क्या होगा, CnH2n+2, ये है, जहां पर n बता रहा है आपको कार्बन के परमाणुओं की संख्या। क्लियर? नाउ इन दिस द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो आप कार्बन और कार्बन के बीच का बंध देखेंगे। समझ रहे हैं? मैंने आपको वहां भी क्या बताया था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो आपको अन्य परमाणुओं के साथ भी दिखेंगे, लेकिन यहां पर जब आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे हैं तो आप किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में बंध देख रहे हैं कि कौन से टाइप की बॉन्डिंग वहां पर है। कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, लेकिन कौन से टाइप का होगा। तो यहां पर क्या बताया गया है, इन दिस द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन और कार्बन के परमाणु होंगे उनके बीच में आपको एकल सहसंयोजी आबंध देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, इसमें कार्बन के परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके, उदाहरण क्या दिया गया है आपको, मीथेन और इथेन। ठीक है, जिसको CH4 बोला गया है, और दूसरा आपका क्या है, इथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। क्लियर? तो CH4 में तो आपने देख ही लिया है कि कार्बन का एक ही परमाणु है, तो दूसरा परमाणु तो है ही नहीं, तो वहां तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनने के भी चांसेस नहीं है। कार्बन सिर्फ 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दूसरे किसी तत्व से, जो कि क्या है आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्लियर? ये मीथेन हो गया। इथेन की बात करते हैं तो इथेन में आपके कितने, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर आपने लगा लिए एक कार्बन का एटम ये है, एक ये। ठीक है, अब चूंकि पहले ही बताया गया है कि आपका कार्बन के परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके, तो यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही लाइन आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अब एक बॉन्ड दोनों ने बना लिया, कितने और बॉन्ड बनाने हैं उसको, कार्बन को, दोनों कार्बन के परमाणु को 3-3 बॉन्ड और बनाने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए।
C2H6 है ना आपका फॉर्मूला। तो H6 यानी 6 कार्बन के परमाणु। तो आपने पहले राइट हैंड साइड में जो कार्बन है उसके तीन पूरी वैलेंसी कर ली, एक उसने कार्बन के साथ बना लिया था, तो 3 और बॉन्ड बनाने थे, वो आपने 3 हाइड्रोजन बना दिए, 1 2 3। तो इस तरह से इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई, 4 बॉन्ड बना लिए। अब कितने हाइड्रोजन और बचे? 3 और बचे, वो आपने इस लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन से जोड़ दिया। क्लियर? तो C2H6 कंपाउंड है आपका एक। कैसा कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन है एक। और हाइड्रोकार्बन में कहा आ रहा है? एलिफेटिक ओपन चेन में आ रहा है, ओपन खुली श्रृंखला का है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन है आपका, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या है? एल्केन है। और आप इसको क्या बोलते हैं? ईथेन बोलते हैं। तो इथ आता है आपका 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए आता है मिथ, 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। 4 के लिए आपका ब्यूट आता है, 5 के लिए पेंट आता है, 6 के लिए हेक्स हमने देखा था, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट। इसी तरह से आपके सारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग आप उनका क्या ले लेते हैं? जो भी आपका बेस में नाम आएगा वो आप ले लेंगे। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। अभी हम फॉर्मूले की बात भी करेंगे। चलो, तो ये तो आपका पहला टाइप हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने फॉर्मूले के बारे में बोला था आपको, CnH2n करके। अगर आपको कार्बन के परमाणुओं की संख्या बताई गई है कि कार्बन के कितने परमाणु हैं मॉलिक्यूल में, और दूसरा आपको बताया गया है कि किस प्रकार की बॉन्डिंग वहां पर हो रही है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं? हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। किससे? CnH2n+2 के फॉर्मूले से। अगर आपको बोला गया है कि कोई एल्केन है और उसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं, क्या बोला मैंने? एल्केन है एक तो, और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी N की वैल्यू 2 है। तो आप क्या निकाल लेंगे? इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा आपने? 2n+2 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी क्या करेंगे? 2 से n की वैल्यू कितनी देंगे? ये 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस क्या कर देंगे? 2 कर लेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। तो यानी H आपके कितने होंगे? 6। तो फॉर्मूला क्या हो गया? यही इथेन का, C2 और H6। C2 आपको पहले ही बता दिया गया था ना कि N आपके 2 है। क्लियर? तो इससे आप पता लगा। अब C2H6 आपको बता दिया है। ओके, दूसरा बता दिया एल्केन है। क्योंकि एल्केन है तो आपको क्या पता है कि फॉर्मूला ये लगाना है हमको, CnH2n+2 वाला। क्लियर है? इसी प्रकार से आप इस फॉर्मूले से और भी एल्केन्स के हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनको आप कह रहे हैं, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप इनको कहेंगे, जिसमें आपका पहला आता है एल्कीन। तो इनमें सब में आपको ईन की साउंड आएगी, ई एन ई आप लगाते हैं इंग्लिश में। एल्कीन क्या है? अब आपके है वही हाइड्रोकार्बन ही है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन के परमाणुओं के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। वहां आपने इथेन का फॉर्मूला देखा था, जहां पर आपने क्या बोला कि मैम कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बंध है हमारा, ये एक ही बंध था। लेकिन जब हम एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में आपको कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध दिखेंगे। 2 बंध का मतलब क्या है? 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? वहां पे साझेदारी होगी। जनरल फॉर्मूला इसके लिए CnH2n आता है। ओके, यानी अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n। वहां पर आप 2n में +2 भी कर रहे थे जब आप एल्केन को पढ़ रहे थे। ओके, now in this the 2 carbon atoms are connected by double bond। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़ते हैं।
तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो रही है कार्बन कार्बन के परमाणुओं के मध्य में, ठीक है। तो ये असंतृप्त का आपका पहला टाइप है जिनको आप क्या कह रहे हैं, एल्कीन कह रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। यहाँ पर आपको n की वैल्यू 2 दी गई। जनरल फॉर्मूला क्या बोला, CnH2n, ये है जनरल फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास क्या किया गया है, 2n बताया गया है, यानी 2 × 2, तो कितने हो गए, 4। H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, यहाँ पर 4 परमाणु होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4, ओके। C2 है, कार्बन 2 है, तो उसके लिए इथ आएगा, ओके। और क्योंकि यहाँ पर आप एल्कीन की बात कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, इथीन आ जाएगा ना। अब स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना कैसी बनेगी, कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन, 2 ही कार्बन है तो इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड। अब क्या बचे, अब बचे 4 हाइड्रोजन। वो 4 हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, दोनों को 4-4 बॉन्ड बनाने, तो 2-2 बॉन्ड दोनों के बन गए हैं, 2 और बनाने हैं बस। तो एक H यहाँ, एक यहाँ, इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी और बचे हुए 2 H। तो ये क्या है आपका, ये इथीन है। और देखो यहाँ भी आपके, जब आप इथेन की बात कर रहे थे तो 2 ही कार्बन के परमाणु थे, लेकिन दोनों के मध्य एकल बंध था। यहाँ भी कार्बन के 2 ही परमाणु हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, द्विआबंध है, यानी कि डबल बॉन्डिंग हो रही है। और क्योंकि डबल बॉन्डिंग हो रही है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए हैं, कम हो गए, ओके। क्लियर है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें पहला टाइप पढ़ा आपने एल्कीन का, क्लियर। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए मुझे हैंड रेज करके आंसर कर दो, ओके। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हैंड रेज करिए, 10th के हैं तो ठीक है, वेरी गुड। तो तब तो आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये आप ही का चैप्टर है। क्या पढ़ रहे थे हम, हाइड्रोकार्बन्स के यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्लासिफाई करोगे। इथेन मिल गया, इथीन मिल गया, पूछ लेंगे कौन से ग्रुप में आता है, फिर बोलोगे मैम कहाँ पढ़ा था, ओपन चेन में पढ़ा था, यानी एलिफेटिक कंपाउंड्स जिनको हम बोल रहे थे। खुली श्रृंखला में जो यौगिक आपको दिखाई देते हैं, किसी प्रकार का बंद वलय नहीं दिख रहा है आपको। फिर आपने बोला उसमें भी हमारे 2 टाइप आते हैं, एक संतृप्त और दूसरे असंतृप्त। संतृप्त वो है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बन रहा है। बातें नहीं करेंगे, बातें करने को थोड़ी कहा है, एकल बंध बनेंगे, वो संतृप्त है। और उसमें एक टाइप आया आपका एल्केन, जिसे आपने कहा, जिसके लिए आपने जनरल फॉर्मूला देखा CnH2n+2 का, और जिसका आपने एग्जाम्पल देखा इथेन का, ओके। दूसरा टाइप हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि जिसके अंतर्गत हमने पहला पढ़ा एल्कीन, जिसे आप कह रहे हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n का है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्डिंग हो रही है। डबल बॉन्डिंग यानी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ओके। और इसका आपने यहाँ पर एग्जाम्पल इथीन देखा, ओके। नेक्स्ट आपका आएगा एल्काइन, अनसैचुरेटेड का ही टाइप है। और एल्काइन में जनरल फॉर्मूला H2n-2 हो जाएगा, ओके। अब हाइड्रोजन की संख्या और कम हो जाएगी और कार्बन कार्बन के मध्य में क्या आ जाएंगे, 3 बंध आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और साउंड कैसी आएगी, आइन की आएगी, यानी जिस इथ को आप अभी तक इथेन इथीन कह रहे थे, अब वो इथाइन हो जाएगा, ओके। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने 4th चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज किया, और जहाँ पर हमने आज के सेशन में क्या देखा, हाइड्रोकार्बन और कैसे उसको आप क्लासिफाई करेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पर सीखा, ओके। GIC सूखीडांग के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। प्रश्न पूछे जाएंगे तो आंसर करना है। कोई भी डाउट होगा बाकी आपका या क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।